Hello students, you are welcome at Physics Academy JEE. I am Vivek Johri, your physics teacher. Now we will start the sixth lecture on vectors. So we will discuss here the subtraction of vectors. The topic is subtraction of vectors. सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी कि अभी तक हमने एडिशन सीखा था, जिसमें तीन तरीके का एडिशन की बात कर रहे थे। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और पॉलीगॉन, अगर मोर देन टू, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। थोड़ा सा गिवन कंडीशन भी दिखा देते हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच भाई डायरेक्शन पता होगा तो ये एंगल भी गिवन हो सकता है। ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी यहां पर फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी एडिशन के मेथड से ही सॉल्व किया जाता है। कैसे, वो देखिए। मान लिए रिजल्टेंट आर का मतलब है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जो कि हमें फाइंड करना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर हम इसे ऐसा लिख दें, वेक्टर ए प्लस नेगेटिव वेक्टर ऑफ माइनस बी, मतलब हम वेक्टर ए में बी को ऐड नहीं करेंगे। फाइंड करना सब्ट्रैक्शन, हम क्या करेंगे, वेक्टर ए में नेगेटिव बी को ऐड करेंगे। नेगेटिव बी का मतलब क्या है कि वैल्यू में बी के वेक्टर बी के इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो आप चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लें, चाहे आप पैरेललोग्राम लगा लें। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, पहला लगाकर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक ए ड्रा करेंगे। गिवन क्या है आपको, ये बी गिवन है, तो बी ए के एंडिंग पॉइंट यानी हेड से बी ड्रा ना करके माइनस बी वेक्टर, तो आपके पास एक वेक्टर हो गया, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, और सेकंड नंबर का वेक्टर कौन हो गया, माइनस बी। तो इन दोनों का रिजल्ट कैसे आएगा, थर्ड साइड से आएगा ऑपोजिट ऑर्डर में, यानी कि पहले वाले का टेल और बाद वाले का हेड को मिला दिया, यानी एंडिंग पॉइंट को मिला दिया। ये बना आपका R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। गिवन ये था, लेकिन आप अगर उधर चले जाते तो A वेक्टर A प्लस वेक्टर B डिटरमाइंड होता। आपने वेक्टर A के एंडिंग पॉइंट से B वेक्टर को ड्रा ना करके माइनस B ड्रा किया और ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया। ये प्रोसीजर वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर को ऐड किया। अब आप चाहें, ये कोई डायरेक्शन बता रहा होगा, निकाल सकते हैं। अब आप ट्रिग्नोमेट्री लगाएं या कोई ज्योमेट्री लगाएं, अगर आप ये लेंथ निकाल लेंगे, ये आपके पास लेंथ आ जाएगी वेक्टर आर की, तो वो उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा। और आप कैसे भी कैलकुलेशन करके थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, तो वो उस रिजल्ट जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, उसके डायरेक्शन को मेंशन करेगा। एक तरीका ये हुआ। अब दूसरे तरीका भी एक दिखाते हैं। एक मेथड तो ये हो गया आपके पास, और दूसरा मेथड क्या होगा वो देखिए आप।
पैरेललोग्राम मेथड यूज करके। ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, और ये एंगल, दोनों के बीच एंगल अल्फा है जो दिखाया गया है। दोनों का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट लेकर ड्रा कर दिया। अब पैरेललोग्राम मेथड में अगर आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे तो इन दोनों के एडिशन को दिखाएगा। लेकिन एडिशन कैसा करना है आपको? वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस बी, तो आप यहां से माइनस बी ड्रा करिए। और अब आप वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के साथ पैरेललोग्राम को कंप्लीट करिए। ये आपने कंप्लीट किया। ये जो वेक्टर आएगा डायगोनल वेक्टर आर, वो आर क्या होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। एंगल निकालना है क्या डायरेक्शन में होगा, तो ये आप थीटा ले सकते हैं। अब आप देखिए कि इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं पैरेललोग्राम यूज करके। लेकिन एक बात आपको मालूम होना चाहिए, वेक्टर बी का मॉड लिखें या माइनस बी का मॉड लिखें, ये सिंपली बी ही आएगा। यानी कि बी वेक्टर का मॉड ले, मैग्नीट्यूड निकालना, या माइनस बी का, केवल माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, अपोजिट है। वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड में ये बी रहेगा। तो हमने कहा था आपसे कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फार्मूला आपको फिंगर पे याद होना चाहिए। वहां पर मैंने पी क्यू लिया था, यहां पर एग्जाम्पल ए बी से स्टार्ट कर दिया। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिखने की कोशिश करिए। देखिए वेक्टर फॉर्म में तो r इज इक्वल टू ए माइनस बी ही रहेगा। अब रह गया रिजल्ट। रिजल्ट कैसे लिखेंगे आप? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके माइनस बी है तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? बी रहेगा, बी स्क्वायर, प्लस इसका मैग्नीट्यूड ए बी, और दोनों के बीच एंगल। ध्यान दिया जाए, दोनों के बीच एंगल का क्या मतलब है? ए और माइनस बी के बीच का एंगल। जबकि गिवन क्या है आपको? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल मालूम है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए और वेक्टर बी। वहां पुट क्या करना है आपको? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस बी। अगर भाई ये अल्फा है, टोटल 180 है, तो ये कितना होगा? यहां से लेकर ये वाला, दिस इज 180 माइनस अल्फा, तो यहां आएगा कॉस 180 माइनस अल्फा। अब कॉस 180 माइनस अल्फा कितना होता है? माइनस का कॉस अल्फा। या तो आप ऐसे याद कर लें इसे, और r इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस आएगा कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस 2ab कॉस अल्फा। इनमें से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में हो गए, वो किस फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है। अब डायरेक्शन के लिए थीटा फाइंड करना होगा। थीटा कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए आप। इफ रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल थीटा विद वेक्टर ए, टेन थीटा इज इक्वल टू, जरा थोड़ा याद करिए पी और क्यू का लिखाया था टेन थीटा। अगर आपको याद हो तो जरा रिकॉल करिए मेमोरी। वहां पर वेक्टर आर मेक्स एन एंगल विद वेक्टर पी, तो आपने क्या फार्मूला याद किया था?
tan थीटा इज इक्वल टू क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। अब उसको इस फिगर में लगाइए। tan थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू लिख रहा हूं, नेगेटिव से कंफ्यूज मत होइएगा, बी साइन, अब अल्फा मत लगा देना, ये एंगल लगेगा साइन 180 माइनस एल्फा अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी कॉस 180 माइनस एल्फा। तो साइन 180 माइनस एल्फा कितना होता है? दिस इज साइन एल्फा। कॉस 180 माइनस एल्फा, दिस इज माइनस कॉस एल्फा। तो tan थीटा कितना आएगा आपके पास? tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन एल्फा अपॉन ए माइनस बी कॉस एल्फा, ये आएगा आपके पास। तो थीटा कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन एल्फा अपॉन ए माइनस बी कॉस एल्फा, ये रहा आपके पास। तो ये कुछ फार्मूले बने, आप चाहे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं अल्फा में, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और ये भी दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि आप ए माइनस बी कर रहे थे, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी? क्वेश्चन में अल्फा गिवन होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच, लेकिन प्रोसीड आपने किया ए और माइनस बी के बीच एंगल क्या होगा? 180 माइनस अल्फा। तो ये बातें आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो दूसरा तरीका हुआ आपका पैरेललोग्राम मेथड, आप अप्लाई करके दो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। थर्ड भी सुन लीजिए आप। थर्ड देखिएगा, आप एक काम करिए, दोनों वेक्टर आप कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट लेकर बनाइए। यानी कि ये ए है वेक्टर और ये क्या है? बी है वेक्टर। यहां अगर नहीं लिखना पसंद आ रहा हो आपको, यहां लिख लीजिए। और थर्ड वेक्टर बनाइए हेड टू हेड मिलाकर। ये अगर आप ये मिलाएंगे तो आर बराबर आएगा, आपका रिजल्टेंट का इधर हेड है वो वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और फिर से ड्रा कर रहा हूं मैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, माइनस बी नहीं है, ए और बी माइनस बी नहीं है। हेड टू हेड मिलाकर बनाएंगे आप ऐसे, तो R इज इक्वल टू होगा B माइनस ए। ये भी एक तरीका हो सकता है। आपको याद हो मैंने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेक्चर 1 में डिस्कस किया होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो P का अगर आपको थोड़ा ध्यान आ रहा हो, P का पोजीशन वेक्टर था OP और Q का पोजीशन वेक्टर था OQ। तो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा था? अब आप सोच लीजिए, याद करिए, मैंने ये टॉपिक फर्स्ट लेक्चर में था। ये शायद ओरिजिन बनाया था और एक पॉइंट P था, ये P और एक था Q। ये P पॉइंट और ये वेक्टर हुआ OP और ये वेक्टर हुआ Q OQ, या P वेक्टर कहना चाहें P वेक्टर कह लें।
और आपको निकालना था वेक्टर पी क्यू। तो आपने पी क्यू वेक्टर, अब जरा आप देखिएगा ध्यान से, पी क्यू कैसे फाइंड किया था, ओ क्यू माइनस ओ पी, यहां से देख लीजिए। तो इस तरीके से हम जो भी हमारे लिए सुटेबल होगा और हम वहां पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहां पर बात कर ली, एडिशन की बात कर ली, कंपोनेंट्स की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात हो गई, अब रह गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहां पर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन को शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी बात आप समझ लीजिए, ये नोटिस में लाना जरूरी है। वेक्टर और स्केलर ना तो ऐड हो सकते आपस में और ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकते। अगर एक स्केलर है और एक वेक्टर है तो ना तो आप एडिशन का ऑपरेशन वहां पर लगा सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्शन का। यानी कि एक वेक्टर और एक स्केलर के बीच ना तो एडिशन होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा, ध्यान रखिएगा ये बात। लेकिन एक स्केलर और एक वेक्टर के बीच मल्टीप्लाई हो सकता है। जब आप एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। ये दिमाग में रख लिए कि जब आप एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट क्वांटिटी हमेशा एक वेक्टर ही होगी। जैसे लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास स्केलर वेलोसिटी वेक्टर, और जो रिजल्ट आएगा लीनियर मोमेंटम वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी, अगर आप दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। अगर आप दो स्केलर, इफ यू मल्टीप्लाई टू स्केलर क्वांटिटीज यू विल गेट द रिजल्ट स्केलर ओनली, नॉट वेक्टर। तो यहां पर यह बात आई। अब रह गया दो वेक्टर्स के बीच मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अगर आप दो वेक्टर, इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटी, समटाइम द रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी और समटाइम द रिजल्ट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैंने कहा कि इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड यू गेट द रिजल्ट अ स्केलर क्वांटिटी, such product is known as scalar product. If you multiply two vector quantities and then you get a vector quantity, such multiplication is known as cross product या वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, कुछ बातें तो आपको यहां से समझ में आई होंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट दो तरीके का हो सकता है वेक्टर्स के बीच, प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स या प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो पहला हुआ आपका स्केलर प्रोडक्ट, जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट या जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब यहां पर स्टेटमेंट देना हो तो आप कैसे लिखेंगे? इफ वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन टू
TWO2 vector quantities. Then such product is called scalar product or dot product. If we get a scalar quantity after multiplication of two vector quantities, then such product is called scalar product or dot product. Example: work. You get the work by multiplying force and displacement. फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन उनके मल्टीप्लाई से जो आपको मिल रहा है वो क्वांटिटी क्या है? स्केलर है। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा? स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा। सिंबल की फॉर्म में लिख दूं, F इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट S। डोंट थिंक दिस इज सिंपल मल्टीप्लाई। कभी कभी आप पॉइंट लगाकर मल्टीप्लाई का देखते हैं, यहां पर ये पॉइंट लगाया है, डॉट है। सम स्टूडेंट राइट इन दिस वे FS। देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं है, ना तो ये स्केलर शो नहीं कर रहा है, ये गलत है लिखने का तरीका, ध्यान दिएगा। तो आप केवल सिंपल मल्टीप्लाई मत समझिएगा। इफ यू शो द डॉट प्रोडक्ट you have to put one point between these two vectors. वर्क एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर जरा अपनी मिस्टेक को आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें नहीं आना चाहिए ऐसी मिस्टेक। आपको पता होना चाहिए कि आप स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से लिख रहे हो। ये गलती मैंने देखी है, बहुत सी कॉपियाँ चेक की हैं, क्योंकि कॉपी चेक करते हुए भी मुझे करीब 20 साल से ऊपर हो गए हैं, 20 ईयर से ऊपर हो गए हैं कॉपी चेक करते हुए। तो इस तरीके की मिस्टेक देखी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आप क्या लिख रहे हो। अब यहाँ पर एक और होता है, ये भी रॉन्ग और ऐसे लिख रहे हो, ये भी रॉन्ग है। अरे भाई ये स्केलर क्वांटिटी है, आप उसे वेक्टर शो कर रहे हो और एग्जाम्पल दे रहे हो स्केलर प्रोडक्ट का। ये भी रॉन्ग है। तो आप समझिए करेक्ट क्या है? करेक्ट ये है। तो इस तरीके की मिस्टेक एग्जामिनेशन हॉल में मत करिएगा। पावर P इज इक्वल टू, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फिर देखिए आप, वेलोसिटी फोर्स, अगर ये डॉट प्रोडक्ट आप फाइंड कर लें, फाइंड करने का तरीका बताऊंगा अभी मैं, तो आपके पास पावर डायरेक्टली आ जाएगी। वैसे आप देखिए P इज इक्वल टू W/T होता है। T को आप सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, उसे आप F के अपॉन में रखिए, S के अपॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता, रखना तो एक ही बार होगा आपको। S/T से बन जाएगी वेलोसिटी, इसलिए लिख रहा हूं मैं यहां पर पावर इज इक्वल टू F डॉट B। एक और देता हूं एग्जाम्पल, जरा सर्च करिएगा इसे। करंट I इज इक्वल टू J डॉट A। करंट जरा थोड़ा सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। करंट इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब बोले सर ने दो यहां पे नाम लिए, एक करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वैसे जनरली हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th में। होती क्या है, थोड़ी बहुत बात अगर समझनी है। द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया, द डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दैट एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाली करंट, लेकिन उस करंट का डायरेक्शन उस क्रॉस सेक्शन के प्लेन के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये करंट डेंसिटी है, ये है वेक्टर एरिया। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है
कभी सर केवल सिंगल वर्ड इस्तेमाल करते हैं एरिया, और कभी वेक्टर एरिया। ध्यान रखना मेरी बात, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बोले सर वेक्टर एरिया एक, अब मान लिए मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन हो, एरिया इज अ स्केलर, वेक्टर, बोथ, नन ऑफ दीज, इसमें आप आंसर लगाएंगे बोथ। मैग्नीट्यूड अगर आप बात कर रहे हैं तो एरिया स्केलर होगा, लेकिन विद डायरेक्शन बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा नाम को लिख सकते हैं आप एरिया वेक्टर, वेक्टर एरिया या एरिया वेक्टर, बोथ आर सेम थिंग। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दिमाग में उठता है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट्स प्लेन। अगर मैं यहां पर ये एक प्लेन बनाऊं, इस एरिया की मैग्नीट्यूड है ए, तो वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज वेक्टर ए। अब एक और फिर दिमाग में आया होगा, बोले सर जब नॉर्मल प्लेन के नॉर्मली बनाना है तो आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये बनाते, तो फिर ये वाला डायरेक्शन या ये वाला डायरेक्शन। भाई आप ये कह रहे हैं वेक्टर एरिया का डायरेक्शन उसके प्लेन के नॉर्मल होता है, तो भाई किसी प्लेन का नॉर्मल दो डायरेक्शन रखता है, कैसे? ये कोई प्लेन है, एक ये भी नॉर्मल होगा, एक ये भी नॉर्मल होगा, तो इनमें से कौन सा डायरेक्शन यहां पर बात की जाए। तो इसके लिए कभी जरूरत पड़ेगी, आगे बताऊंगा, इस बाउंड्री की, अगर बाउंड्री है ये, तो राउंडिंग की जरूरत पड़ेगी, और इस राउंडिंग के हिसाब से आप लगा लीजिएगा वेक्टर एरिया का डायरेक्शन आ जाएगा। इसमें राइट हैंड स्क्रू लगाइए, ये आएगा, इसमें ये आएगा एरिया। फिलहाल कभी जरूरत पड़े तो अगर दी हो तब, लेकिन किसी क्लोज्ड बॉडी पर छोटा सा एरिया लेंगे, उसे आप कहेंगे वेक्टर एरिया है, तो उसका नॉर्मली आउटवर्ड ही कंसीडर करेंगे। अगर कोई क्लोज्ड बॉडी के सरफेस पर थोड़ा सा एरिया ले रहे हैं तो उस वेक्टर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड। इस तरीके से वेक्टर एरिया की बात फिलहाल यहां पे रोकते हैं, क्योंकि वेक्टर एरिया का डिस्कशन क्लास 12th में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस करूंगा, तब वहां पर मैं और भी ज़्यादा वाइड रेंज में से वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहां पर ये आपको एग्जाम्पल देकर आगे बढ़ता हूं। अब ए डॉट बी को, अब एक जनरल बात ले रहे हैं, दो वेक्टर हैं ए डॉट ए और बी, उनके बीच डॉट प्रोडक्ट को आप फाइंड कैसे करेंगे। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, ये एंगल है थीटा, तो ए डॉट बी, इसका मतलब रिजल्ट स्केलर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इस तरीके ये फार्मूला लगेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। 11th लेवल पर ये क्वेश्चन आ सकता है, शो दैट वर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट
ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको ये शो करके दिखाना है कि वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। मान लिए ये बॉक्स है, इस पर फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F, और ये डिस्प्लेस हुआ हॉरिजेंटली, कितना हुआ S। ये फोर्स हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल है ये, थीटा। आप इस फोर्स के, यू कैन स्प्लिट दिस फोर्स इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। आप इसके दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हो। इधर वाला कंपोनेंट थीटा की साइड का क्या कहलाएगा, वैल्यू लिख रहा हूं केवल F cos थीटा, और इस साइड का क्या कहलाएगा, F sin थीटा। अब आप पे दो रास्ते हैं, या तो आप इसके बारे में आप डिस्कशन शुरू कर दिए, या इसे आप भूल जाइए, तीनों नहीं है। ये आप गायब समझिए, उस इसकी जगह ये दो हैं, एक फोर्स का हिस्सा हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है और एक वर्टिकली अपवर्ड इस बॉक्स पर लग रहा है। इसको भूल जाइए क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट है। इस पर तीन फोर्स नहीं है, 1 2 3 फोर्स नहीं है। इसी के दो टुकड़े यानी कंपोनेंट्स कर कर आप बात को अपनी एनालाइज करना चाहते हो, तो इसकी तरफ से तो आंखें बंद कर लिए आप, F तीनों नहीं है, दो हैं। अब बात ये आती किसका क्या रोल है। F cos थीटा का रोल है इस बॉक्स को डिस्प्लेस करने में, तो फिर F sin थीटा का रोल क्या है, इस बॉक्स को पुल करने में, यानी कि इस बॉक्स को उठाने में, पुल अप करने में होगा। अगर ये वैल्यू वेट से ग्रेटर है, ये वैल्यू वेट से ग्रेटर है, भले ही हम नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस बॉक्स पर एक फोर्स और होगा, हमने नहीं लगाया, वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इच्छा करें या ना करें, लेकिन बॉक्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही, जिसका डायरेक्शन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ये तो है नहीं, इसके बदले दो हैं, ये दोनों अगर वैल्यू में बराबर है कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये वैल्यू इससे ग्रेटर है तो ये ग्राउंड सरफेस को छोड़कर अपवर्ड मूव करने लगेगा, और इसका रोल क्या है, इसका रोल है डिस्प्लेस करना। तो फिलहाल हम ये मानकर, अगर ये बॉक्स डिस्प्लेस ही हो रहा है, ये फोर्स ये ग्राउंड सरफेस से कनेक्ट तब तक रहेगा जब तक ये वैल्यू, ये कौन है, इसका कंपोनेंट F sin थीटा की वैल्यू mg के इक्वल या लेस है, तब तक ये बॉक्स ग्राउंड पर ही रहेगा। अगर F sin थीटा की वैल्यू mg के इक्वल और लेस है, तब तक बॉक्स ग्राउंड पर ही रहेगा। लेकिन अगर F sin थीटा की वैल्यू mg से ग्रेटर हो गई, तो फिर ये ग्राउंड से ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा, ये इसे डिस्प्लेस करके ले जाएगा। बोले सर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकता हूं। आपके घर में डॉगी होगा, कभी कभी डॉगी नाराज हो जाता है तो उसे आप पुल करते हो, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, पुल करते समय एक एंगल बन जाता है हॉरिजॉन्टल से। तो आप वैसे समझिए, जो आपने फोर्स लगाया ये, अब ये आप डॉगी समझ लिए, अब वो नाराज है, नहीं जा रहे, आपने और तेज लगाया तो वो घिसटता हुआ जाएगा। वो किस कारण जाएगा? जो आपने फोर्स लगाया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। लेकिन आपको थोड़ी गुस्सा आई और आपने थोड़ा तेज फोर्स लगाया तो F sin थीटा उसके वेट से ज्यादा हो गया, तो वो उछलता हुआ जाएगा। आप कभी ध्यान से देखिएगा, हवा में भी आ जाएगा और फिर ऐसे भी जाएगा। तो वो चीज कंडीशन वहां पर दिखाई दे सकती है। तो यहां पर फिलहाल यहीं से बढ़ते हैं। अब वर्क की डेफिनेशन क्या होती है?
वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force. Work done by the force is defined as the product of force and displacement in the direction of force. अब भाई F ये डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा है, इस फोर्स, ये हुआ वो फोर्स लगाया आपने ये, लेकिन पूरा फोर्स उसको डिस्प्लेस करने के काम में नहीं आया, जितना आया वो भाई इस पे मानेंगे, इतना डिस्प्लेस इस फोर्स ने डिस्प्लेस किया इनटू एस। देखिए अप्लाइड आपने लगाया फोर्स वो एफ था, लेकिन जो डिस्प्लेस करने के काम में आया वो एफ नहीं था, वो एफ कॉस थीटा था इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एफ एस कॉस थीटा, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, ये कॉस थीटा, इट इज एफ डॉट एस। ये आया आपका एफ डॉट एस। तो यहां रहा आपका प्रॉपर्टीज की बात करनी है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करूंगा और इसके साथ ही साथ बात आप लोग सोच रहे होंगे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो प्रॉब्लम्स के वीडियो सेपरेट बना रहा हूं मैं। और काइनेमेटिक्स, वेक्टर्स तो एक मैथ्स का या फिजिक्स का हर जगह यूज होगा, तो काइनेमेटिक्स पर जेन्युइन प्रॉब्लम आपकी जो है IIT JEE के लिए उनको डिस्कस करूंगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उस पर प्रॉब्लम का वीडियो अपलोड करूंगा, वो है एरर्स। इसका भी यूज कहीं भी किसी समय भी किसी मौके पे हो सकता है। तो काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं शुरू करूंगा एरर्स एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड विद एरर्स, और उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर मैं प्रॉब्लम शुरू करूंगा काइनेमेटिक्स पे, जिसमें वेक्टर और स्ट्रेट लाइन मोशन एक साथ चलेंगे। तो इस तरीके से आगे के वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और प्रॉब्लम के लेक्चर में आपको फिर बता दूं, वो सेपरेट आपको दिखाई देंगे। क्लास 11th में लिखा हुआ होगा एरर्स प्रॉब्लम लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो भी होगा, तो आपको सेपरेट दिखाई देंगे कि सर ने अगर वेक्टर्स पे लेक्चर 1 2 3 4 लिखा है तो मेन पॉइंट है इस बात को समझना। क्योंकि जो लोग भी जल्दीबाजी करते हैं और केवल फार्मूला टू फार्मूला पढ़ते हैं, तो यहाँ तो यार एप्लीकेशन की बात होनी है। और एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हो किसी फार्मूले का जब आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस मालूम है। और मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे फार्मूले रट सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन के नाम पर कुछ नहीं मालूम है। तो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मालूम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे या बहुत अच्छा अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वेक्टर्स को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाना मेरा काम है, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ। प्रॉब्लम्स को अलग से लेक्चर आपको दिखाई देंगे, काइनेमेटिक्स के नाम से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, और उससे पहले आपको दिखाई देंगे एरर्स पर। तो एरर्स को मैं लेके चलूँगा क्योंकि ये कहीं भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स।